जैसा मैंने कहा शनि इन दी 7th हाउस है, तो क्या होगा कि यदि ये अभी विवाह रचा लेते हैं तो 7th हाउस बड़े स्तर पे एक्टिव हो जाएगा। और सीमा हैदर और सचिन का कि अब आप सोचो कि यार एक 4 बच्चे की माँ है, उसके अंदर इतनी क्षमता कहाँ से आ गई कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से इंडिया आ गई अपने 4 बच्चों के साथ में। वो सारी क्षमता, वो सारा करेज वो आपको राहु ने दे दिया, जिनकी एज मेरे ख्याल से 52 या 53 रही होगी। बेटा उनका 25 या 26 साल का है। चार्ट मैंने देखा, मैंने बोला कि मैम ऐसी बात है, कहीं अफेयर है आपका? और वो लेडी कह रही है कि हाँ सत्यम जी, हाँ अफेयर भी है और हम कई बार फिजिकल भी हो चुके हैं। इस तरीके का उन्होंने बात बोली। सबने हर एक पहलू देखा है, लेकिन जितना मैं न्यूज़ में रहा हूँ, जितना मेरे को फेम मिला है, उसका आउटपुट मेरे को उतना नहीं मिला। अभी भी मैं, आप समझ लीजिए कि मेरे को उस तरीके की आउटपुट नहीं आया जो मैं डिजर्व करता हूँ। 2025 के मिड में ही बन रहे हैं। हाँ, जब बुध की दशा आएगी ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसी शनि की दशा जाएगी ना, जी, उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती रहेगी। चाहे आप टीवी सीरियल ले लो या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जैसा आपने बिग बॉस बताया। राहु के चलते आप इल्यूजन में मत पड़ जाना, क्योंकि राहु इस समय ना दिवाकर जी पूरे कलयुग का राजा बना बैठा है। अच्छा। सोशल मीडिया, जितना भी तरीके अलग अलग प्रकार का आतंकवादी आप कह सकते हो संगठन जो बनते हैं, या फिर जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं और बहुत फास्टली बढ़ रहा है, जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं, वो सब राहु की देन है। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसाया। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय नमस्ते, मेरा नाम फाइजा है। और दोस्तों आज आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे बैठा हूँ, तो दोस्तों मैं और फाइजा आज आपके लिए कुछ यूनिक लाए हैं। यूनिक कैसे लाए हैं, देखिए थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा कि भाई दिवाकर भाई ऐसी क्या चीज़ हो गई है जिसके लिए आपने ये शब्द का उपयोग किया है। दरअसल दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे और बहुत बातें हो रही थी कि भाई फाइजा और दिवाकर की शादी सनातन कल्चर से कब होगी, और उसका जवाब देने से मैं बच रहा था बहुत टाइम से। जो कि आपने मेरे पहले के पॉडकास्ट भी देखे हैं, उसमें भी मैंने खुल के जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आज आपको उसका जवाब भी देने वाला हूँ, उसकी वजह भी बताने वाला हूँ, और कब होगी ये भी बताने वाला हूँ, और आगे मैं और फाइजा क्या क्या करने वाले हैं ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आज इस वीडियो में एक बहुत ही खास मेहमान को मैंने बुलाया है, और वो खुद ही मुझसे संपर्क करके एक दूसरे ही सिटी, जो कि मेरी सिटी से करीबन 300 किलोमीटर दूर है, उस सिटी से यहाँ मेरे शहर आए हैं मुझसे और फाइजा से मिलने और ये बताने कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी। दोस्तों आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मिलवाता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजर सत्यम से। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है। तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष को लेकर के और जानेंगे कि दिवाकर जी की शादी के योग बेसिकली कब बन रहे हैं, और ज्योतिष को लेकर के और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि दिवाकर भाई ने आपको बताया कि उनकी शादी के योग कब बन रहे हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सत्यम भाई ये तो आपकी बात हो गई ज्योतिष को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, मुझे और फाइजा को लेके आप बहुत सारी बातें आज यहाँ पे करने वाले हैं और हमारे जितने भी फैमिली है उन सबसे आप बताने वाले हैं। तो सत्यम जी शुरुआत मैं वहीं से करता हूँ, क्योंकि उसी कारण से आप आए हैं और लोग उसी कारण से आपको आज सुनना भी चाहते हैं। आप ये बताइए, आपने मुझसे जब मेरी आपसे बात हुई कि आपकी कुंडली ही ऐसी थी कि आप ईरान से ही या विदेश से ही शादी करते, ऐसा आपने क्यों बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो उसमें आपके ना चार्ट में जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा कि कुछ कनेक्शन आपके ना 7th हाउस और 12th हाउस के और 5th हाउस के कनेक्शन है। अच्छा। पहले तो क्लियर कर दूं कि कुंडली का 5वां, 7वां और 12वां घर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर आपकी ना लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। 5वें घर से वैसे और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लव लाइफ आपकी यहाँ से देखी जाती है। अच्छा। 7वां घर कुंडली का आपका मैरिज का घर होता है। अच्छा। और 12वां घर आपका विदेश का होता है। हालांकि 12वें घर से और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन 12वां घर से आपका विदेश भी देखा जाता है। ठीक है। अगर 5वें घर का रिलेशन आपके 12वें घर से हो गया, या 7वें घर का रिलेशन आपका 12वें घर से हो गया, या 12वें घर का रिलेशन 5वें या 7वें से हो गया, किसी भी तरीके से, वो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं कुछ कनेक्शन, तो ये संभावना बनती है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत कहीं दूर जाकर मिलेगा, जन्म स्थान से, आपके जन्म स्थान से कहीं दूर ही मिलेगा वो जाकर। वो विदेश भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपकी सिटी से थोड़ा दूर हो जाए। बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया। हाँ कह सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस का वैसे तीसरे घर से थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, लेकिन आप कह सकते हो कि आपका रिलेशन जो भी होगा वो आपके
खुद की सिटी से कहीं दूर ही होगा। वो दूसरी सिटी में हो सकता है, वो दूसरे स्टेट में हो सकता है, अच्छा, या दूसरी कंट्री में हो सकता है। ठीक है। अब वो कुछ कनेक्शन आपके होरोस्कोप में थे जिसकी वजह से फायजा जी आपको ईरान से मिली, आपका कनेक्शन दोनों का बना, ऑनलाइन बना, और ठीक वहां से है। आप दोनों की मुलाकात ये हुई। तो आपने बात कर ली कि हाँ भाई अनदर सिटी से हो सकता है, हाँ, चलिए मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भारत में हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा संख्या में, जो एक शहर में शादी लाइक नॉर्मली होती होगी, बट ज्यादातर लोग जो है ना दूसरे शहर में करते हैं। बट आपने मुझसे ये बोला था कि दिवाकर जी, जो आप पे करेज आया कि आप एक इस्लामिक कंट्री चले गए और आपने इतना बड़ा सनातन का जो है झंडा लहरा दिया, वो करेज मेरी कुंडली में कहाँ दिखाई दे रहा, मेरे को उस चीज के बारे में बताइएगा। हाँ देखो, वो जो करेज वाली बात आ गई ना, उसमें थोड़ा सा ना तड़का लग गया राहु का। राहु एक ऐसा प्लेनेट है ना जो आपको लिमिट क्रॉस कर देने वाली ताकत देता है, लिमिट क्रॉस करने वाली ताकत देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा सीमा हैदर और सचिन का, कि अब आप सोचो कि यार एक 4 बच्चे की माँ है, उसके अंदर इतनी क्षमता कहाँ से आ गई कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से इंडिया आ गई अपने 4 बच्चों के साथ में। वो सारी क्षमता, वो सारा करेज वो आपको राहु ने दे दिया। मंगल बेसिकली बल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बल आप कब तक ही प्रयोग कर लोगे, बल भी तो एक लिमिट होगा ना, उसकी एक क्षमता होगी ना। बॉडी बिल्डर हो या फिर कोई भी फाइटर हो, उसकी लड़ने की एक क्षमता होगी, एक समय के बाद वो थक जाएगा, है ना। लेकिन उसको एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए राहु कहीं ना कहीं तड़का लगा देता है। सेम जैसे सीमा हैदर के केस में हो, राहु ने उसको इतना करेज दे दिया कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गई, है ना। वैसे ही राहु ने आपको भी इतनी क्षमता दी कि आप इंडिया से ईरान जाएं और फैजा जी को अपने साथ लेके आए। तो कहने का मतलब ये है, जो करा राहु ने करा, हमने तो कुछ करा ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं। आप किसी प्लैनेट को बेसिकली ये नहीं कह सकते ना कि भाई जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखो प्लैनेट दिखता नहीं है, उसकी जब एनर्जी हमारे सर पे पड़ती है, हमारे माइंड पे पड़ती है ना, वो पड़ते हुए दिख तो रही नहीं है किसी को, है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई मेरे साथ जो भी कुछ चल रहा है वो किसी प्लैनेट की वजह से चल रहा है। देखो कर्म जब आप करते हो तो सोसाइटी सिर्फ आपके कर्म देखती है। तो सत्यम जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या सेम जो चीज आप बता रहे हैं कि राहु ने मेरे को वो एनर्जी दी, वो थॉट प्रोसेस दिया कि मैंने इतना बड़ा चीज कर दी, क्या वो सेम चीज फायजा की कुंडली में भी है? जी बिल्कुल। देखो ऐसा तो है नहीं कि चाबी अगर आपके हाथ में है तो ताला भी तो तभी खुलेगा ना जब सामने ताला होगा लटका हुआ, बंद होगा। केवल हाथ में खाली चाबी लेने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो दोनों चीजों का आमने सामने होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो मिलेगी। वैसे ही उनके होरोस्कोप में भी कुछ ऐसे संयोग थे, जो कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, उस प्लैनेटरी पोजीशंस थे कि जो उनको आउट ऑफ कंट्री ले जाकर के उनकी शादी होनी तय हुई। अच्छा, बस आपके में भी वही था, बस आप दोनों मिल गए। तो अभी फिलहाल अब तो खैर ये सारी चीजें हो गई कि मैंने ऐसा करा, राहु की दशा थी, ये तो आपकी सही बात है, चलिए मान लिया। अब प्रेजेंट में आप क्या देखते हैं मेरे और फायजा के दोनों की कुंडलियों में, होरोस्कोप में, कि अब हमारे लाइफ में क्या होने वाला है? और स्पेशली जो कि आप सब जानना चाहते हैं, मेरी पूरी फैमिली जानना चाहती है कि भाई शादी कब होगी सनातन कल्चर से? सर शादी का सीन ये है ना कि शादी के योग अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे जरूर, है ना। और जितना मैंने देखा था 2025 में मिड में इनके दोनों के योग बने हुए हैं शादी के। तो जब योग बनेंगे 2025 के मिड में, आप इजीली अपना शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्यों नहीं कर सकते हम? सर करने को कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ। करने को कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज को समझो, योग तो हर चीज के हर हफ्ते बनते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुंडली का 7वां घर शादी का होता है, ठीक है जी। अब वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, वो आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर होता है मर्क्यूरी का। अब मान लीजिए कि मर्क्यूरी की दशा 24 घंटे के लिए चल गई, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होगा कि आप 24 घंटे में लड़का ढूंढ लोगे, लड़की ढूंढ लोगे और शाम तक आप शादी करके उसकी एंट्री अपने घर पे करा दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। योग बनते कम से कम भी 3-3 महीने, 6 महीना, साल, 2 साल, तब जो बड़े योग होते हैं ना, या किसी ग्रह उस 7वें घर के मालिक की महादशा आ गई, तब जाके आपके विवाह के योग बनते हैं। अच्छा। वैसे ही अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। वाहन का योग, क्या वाहन कब लेंगे, घर कब लेंगे, शादी का योग, संतान का योग, जॉब कब तक लगने की संभावना है, बिजनेस कब तक आपका सही चल सकता है, ठीक है। बहुत सारी तरीके, बहुत अलग अलग तरीके के योग होते हैं। वो जब दशाएं आती हैं बड़े स्केल पे, एक एक दिन वाली दशाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तब कहीं जाकर के आपके काम बनते हैं या बिगड़ते हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी अगर मान लीजिए मैं नहीं कर रहा, मुझे पता है अभी तो नहीं पॉसिबल है, बट मैं कर लेता हूँ, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या मेरिट होंगे, डीमेरिट होंगे, और कितना बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप बताइए। देखो शादी, जैसा मैंने कहा, योग तो 24 घंटे के लिए बन रहे हैं,
योग एक हफ्ते का भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है या तो महादशा में शादी होगी, 7वें घर की मान लीजिए महादशा आ गई, 7वें घर में 3 नंबर राशि लिखी, उसका लॉर्ड बनता है मर्क्यूरी, या तो मर्क्यूरी की महादशा आ जाए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 16 साल 17 साल की दशा आएगी, तब आप शादी कर सकते हो। और अंतरदशा आ जाए, जो महादशा के ऊपर निर्भर करती है कि अंतरदशा आपकी 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, तब आप शादी कर सकते हो। प्रत्यंतर दशा जो कि कुछ महीनों की होती है या 1 महीने की होगी या कुछ हफ्तों की होगी, उसमें भी आप शादी कर सकते हो। लेकिन 1-1, 2-2 दिन वाली दशाओं में या 1 हफ्ते की दशा में ना शादी करने को कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी पाप ग्रह की दशा चल रही है, तो आप क्या करेंगे कि जब आपने उस पाप ग्रह की दशा में है ना शादी कर ली, तो क्या होगा ना कि वो शादी में कहीं ना कहीं आपको ट्रबल देखने को मिल सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि किसी के 7th हाउस में 10 नंबर राशि लिखी, शनि की राशि है। अब शनि एक पाप ग्रह है, आपने शनि की दशा में कर ली शादी, है ना, लेकिन 7th हाउस का जो लॉर्ड शनि है ना, फिर उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए कुंडली के अंदर, तब जाके आपकी शादी सही चलेगी, है ना। अदरवाइज तो शनि शादी को थोड़ा सा दिक्कतों में चलाते हैं। ये रीजन है। रीजन देखो बहुत सारे हैं, अच्छा। रीजन बहुत सारे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने को आप छोटी दशा में शादी कर सकते हो, बट वो पॉसिबल नहीं है ना। 1 दिन 2 दिन में आप कैसे शादी पॉसिबल कर लोगे? सारे रिचुअल्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की रस्में होती है, रिवाज होते हैं, बहुत सारी चीजें। कोई गाड़ी खरीद के नहीं ला रहे ना, 2 घंटे का काम थोड़ी ना है। तो इसलिए शादी करनी हो तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बड़ा टाइम बेसिकली देखा जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरी और फाइजा की कुंडली आपने मतलब जैसे मैंने पहले भी पूछा है और मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि ये दोनों कुंडली एक दूसरे के लिए बनी है, क्या ये ऐसा है सच में? देखो सर, कुंडली का तो ये है कि एक दूसरे के लिए आप ये तो कह नहीं सकते। एक एग्जांपल ले लो कि एक लड़का है और 10 लड़कियां हैं, सबसे कुंडली मिलान करा, 36 गुण में से देखा जाता है कि कितने गुण मिलेंगे। अब 36 में से पता लगा 10 लड़कियों से आपने अपनी अलग अलग लड़कियों से कुंडली मिलान करा, अब 8 लड़कियों के या 7 लड़कियों के 18 से ज्यादा गुण मिल गए आपसे। अच्छा। तो नॉर्मली पंडित जी क्या कह देंगे कि भाई ठीक है, तेरी तो इतने सारे लड़कियों से कुंडली मिल रही है, अब तू देख ले भैया तेरे को किससे शादी करनी है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके विचार सामने वाले से कितने मैच खा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को कितना समझ रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है। कई बार क्या होता है कि 36 में से 36 गुण मिल गए या 36 में से 35, 34, 33 इस प्रकार से गुण मिल जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, क्या बड़ी बात है। और कई बार 7-8 गुण पे भी आपकी शादी हो जाती है और लाइफ टाइम आप अच्छा चलते हैं। अच्छा, मेन ये है कि आपके विचार बेसिकली कितने मिल रहे हैं एक दूसरे से। विचार अच्छा, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है। मैं वापस इसी बात को पीछे घुमा देता हूँ। विचार जो आ रहे हैं वो तो राहु केतु करा रहे हैं। हाँ। तो फिर इंसान का क्या फिर मतलब, अभी आपने कहा कि विचार कितने मिल रहे हैं, क्या विचार वाली वही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो विचार का मिलान है क्या ये प्लैनेट्स की चाल पे निर्भर है? ये बिल्कुल उन्हीं की चाल पे निर्भर करता है। अगर फाइजा जी और आपके जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो थोड़ा सा मैच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके विचार भी मैच कर जाएंगे। लेकिन ना प्यार में और दोस्ती में फर्क होता है। एक दोस्त है, ठीक है, और एक जीवन साथी है। प्लैनेट को पता है कि ये जो दोनों दोस्त हैं, लड़का लड़की दोस्त हैं, इनको कितने लेवल तक हमें रखना है और कितने लेवल पे आगे लेके जाना है। समझ रहे हो बात? सिंपल सा कंसेप्ट समझो, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, एक से उसकी दोस्ती है और दूसरी उसकी पत्नी है, ठीक है जी। एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी मित्र है। प्लैनेटरी पोजीशंस तीनों की कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और उन तीनों के प्लैनेटरी पोजीशंस को पता होगा कि भाई तेरे से तो मेरा केवल एक तरीके का मित्रता का संबंध है, बस दोस्ती तक का। आप उस दोस्ती के बाउंड्री को लांघ नहीं पाओगे और जिस दिन आप लांघोगे सामने वाला आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन एक व्यक्ति जो आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार खड़ा है, उससे आप हर तरीके की बात शेयर कर सकते हो और वो व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल है तभी तो आप शेयर करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए बना है, तभी मैं उससे एक लेवल आगे जाके बात कर पा रहा हूँ। और वो प्लैनेट डिसाइड करता है। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा। आपने कहा कि दोस्ती और प्यार ये भी प्लैनेट की डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे कि मेरे दिमाग में जो विचार आया, मेरे दिमाग में दिल में जो इमोशन आया, सेम फाइजा के आया, तो प्लैनेट तो वही चाहते थे। प्लैनेट चाहते थे, ये बात सही है कि प्लैनेट चाहते थे कि ये दोनों मिले और मिल भी गए। ओ भाई
मारो मुझे, मारो। तो दोस्तों ये सारी बातें तो यहाँ पर हो गई हैं, लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि यार हमने दिवाकर भाई का तो चार्ट देखा ही नहीं है ना, सत्यम जी ने दिवाकर भाई के चार्ट को देख के कुछ बताया है उनके बारे में, जो लाइफ है कैसी रहेगी, शादी के बारे में तो उन्होंने बता दिया है, बट आगे क्या क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि भाई भविष्य जानने की। तो मैं अब सत्यम जी से सीधे कहूँगा कि भैया मेरा चार्ट खोल लो, कुछ बताओ मुझे। आज मैं आपके सामने जो है रिवील करने वाला हूँ कि आज मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, और क्या सत्यम जी की प्रेडिक्शन जो है वो ठीक बैठती है, और क्या प्रेडिक्शन वो करते हैं दोनों की, मेरी भी और फाइजा की भी। तो सत्यम जी ओवर टू यू, आप बताइए कि भाई क्या होने वाला है दिवाकर जी आपका फ्यूचर में, और आप क्या क्या आगे कार्य करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी दिवाकर जी मैं ना आपका यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। अच्छा लगाइए। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपका ना D1 चार्ट आ रहा होगा। इस D1 चार्ट में अगर आप देखेंगे एक नोवा घर होता है, वहाँ पे 12 नंबर राशि नजर आएगी आपको लिखी, वो कुंडली का 9वां स्थान है। वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मेल के चार्ट में ना वीनस जो है एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है अगर लड़के का चार्ट है तो। अब यहाँ पे इनका वीनस जो है उच्च का होके बैठा है, 12 नंबर राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब अर्थ ये निकलता है जो इनकी वाइफ होगी वो दिखने में बहुत ज्यादा आकर्षण होगा उसके चेहरे पे, है ना, एक चमक होगी, एक नूर होगा। ऊपर से साथ में वो बैठा है मून के, चंद्रमा भी साथ में, उच्च के शुक्र के साथ में चंद्रमा भी बैठा है। तो इसका ये भी मतलब होता है कि एक ऐसी महिला से आपका विवाह होगा जो काफी ज्यादा इमोशनल भी होगी, काफी ज्यादा सेंसिटिव। यू आर इमोशनल? Of course. ये सही बोला इन्होंने। बहुत ज्यादा Everybody knows. एंड यहाँ पे चार्ट में ना 7th हाउस में आप शनि भी देखेंगे, और शनि बैठे हैं अपनी ही राशि में 10 नंबर मकर राशि में। तो डोमिनेटिंग नेचर भी देखने को आपको चार्ट, फायदा का डोमिनेटिंग नेचर। मैं आपको बताऊं ये बात काफी हद तक सही है भाई। जब से वो इंडिया आई है ना वो तब से ठीक है, बट व्हेन यू आर इन ईरान यू आर वेरी मच लाइक यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। हाँ ये होगा, मतलब डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, अपनी बात सामने वाला इजीली मनवा लेगा, क्योंकि शनि का थोड़ा सा ये रहता है कि यार तुम मेरी बस सुनते रहो और जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वो करते रहो। और लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, सप्तम भाव में जो शनि होता है ना दिवाकर जी, अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में, मतलब 11 नंबर में है या 10 नंबर राशि में बैठे या तुला में 7 नंबर राशि में उच्च के हो जाता है। हाँ, ऐसे में क्या होगा कि पार्टनर सपोर्टिंग तो होगा बट अपनी चलाने वाला भी होगा। हाँ, you are the one who just say okay अपनी चलाने वाला होगा। हाँ, लेकिन ये just me ये बात सही है कि विवाह से पहले आप कोशिश तो बहुत करोगे जी, हार्ड वर्क तो बहुत करोगे, हाँ, बट उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं सभी को बताता हूँ भाई, ये सत्यम जी ने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए मेरी जो मेहनत है वो दुनिया ने देखी, आप सब ने देखी, आप सब उसके गवाह हुए हो, सबने हर एक पहलू देखा है। लेकिन जितना मैं न्यूज़ में रहा हूँ, जितना मेरे को फेम मिला है, उसका आउटपुट मेरे को उतना नहीं मिला। अभी भी मैं, आप समझ लीजिए कि मेरे को उस तरीके की आउटपुट नहीं आया जो मैं डिजर्व करता हूँ और जितनी मैंने मेहनत करी है। ये बात मैं मानता हूँ सत्यम जी। अब क्योंकि 7th हाउस शादी का है, वहां पे शनि बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो क्या हुआ कि जैसे ही आपकी शादी हुई, अभी प्रॉपर शादी हुई नहीं है बट वो इंसान अभी आपकी लाइफ में आ चुका है, तो क्या हुआ कि आपने मेहनत जो करी है जी, उसका आउटपुट भी आपको मिलना शुरू हो गया। लोगों ने जानना शुरू करा, फाइनेंशियल कंडीशन भी भगवान की कृपा से थोड़ा सा, गुरुदेव के आशीर्वाद से। हाँ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शनि ने अच्छी कर दी। लेकिन क्या है कि D1 चार्ट में ना उतना एक्यूरेट अभी दिख नहीं रहा है कि इनका पार्टनर विदेश से मिलना था या क्या वो कनेक्शन है। उसके लिए अब हम चलेंगे D9 चार्ट में, जो आपकी शादी के बाद के चार्ट को एक मिनट सत्यम जी, ये D1 D2 खैर मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं जानना चाहूंगा ये चार्ट होते कितने हैं? चलो ठीक है, अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। D1 चार्ट होता है वो ओवरऑल आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है D2 चार्ट जो आपके होरा चार्ट बेसिकली आप कहते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। D3 होता है आपके हार्डवर्क, आप कितना मेहनत करते हो, और आपके सिबलिंग का भी होता है। D4 चार्ट आपकी प्रॉपर्टी का होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी बनेगी नहीं बनेगी। D5 चार्ट आपके फेम को रिप्रेजेंट करता है, या जैसे D5 है तो 5वां अगर कुंडली का फेम का भी होता है तो आप कह सकते हो D5 चार्ट वो आपके फेम का होगा, और पावर का, आपके पास कितनी पावर होगी इन फ्यूचर, है ना। D7 आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितनी संतान होगी और संतान का सुख कितना होगा लाइफ में।
हाँ, D8 चार्ट होता है वो ट्रबल्स जो आप कभी प्रिडिक्ट ना कर पाओ। ओह ऐसी बीमारियां जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार ना। हाँ, तो वो आपको D8 चार्ट से देखनी पड़ती है। D9 चार्ट आपकी शादी के बाद के चार्ट को दर्शाता है। बट D9 चार्ट की खास बात ये होती है कि आप जब अपनी लाइफ को चेक करा रहे हो ना, तो केवल D1 से ना देखे, D9 से भी आपको चेक करा लेना चाहिए, भले ही आप सिंगल भी क्यों ना हो। ठीक है, D9 चार्ट भी आपको देखना जरूरी होता है। वो शादी के बाद की लाइफ को दिखाता है, शादी कैसी जाएगी और शादी के बाद क्या क्या होने की संभावना, ये सारी चीजें। D10 चार्ट आपके प्रोफेशन को दिखाता है। जैसे कुंडली के 10वां घर हमारे प्रोफेशन को दिखाता है, वैसे ही कुंडली में D10 चार्ट होता है, वो अच्छे से प्रिडिक्शन करने में उसमें आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है जी। D12 होता है आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। D16 होता है व्हीकल्स का, आपके पास व्हीकल कब आएगा, 2 पहिया वाहन होगा, 4 पहिया वाहन होगा, ये सारी चीजें आपको D16 से पता लग जाएगी। और भी अलग अलग चार्ट्स होते हैं, इसमें इतना ज्यादा जाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं जी। लेकिन फिलहाल काफी सारे चार्ट हैं, बहुत सारे चार्ट खोलेंगे तो हमारी चार्ट बन जाएगी। अब बताइए आप आगे के बारे में। तो कुंडली का एक 12वां स्थान है जहाँ पे नंबर 11 लिखा है ना, तो वो 12वां स्थान, बस वहाँ पे 11 नंबर यानी कुंभ राशि, शनि की राशि लिखी है ना। 11 नंबर के जो मालिक हैं वो शनि है, और वो आकर के बैठे हैं कुंडली के 5वें स्थान में 4 नंबर राशि के साथ में, है ना, जिसमें कि आपको जुपिटर, वीनस, राहु और सैटर्न, 4 प्लैनेट एक साथ लिखे हुए दिखाई देंगे। वहां पर सैटर्न लिखे हुए, यानी कि 12वें घर का मालिक अपने से सीधा आके बैठा है अपने से 6ठे घर में 5वें स्थान पे। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी जो लव लाइफ है वो सीधा कनेक्शन बना रही है आपकी कुंडली के 12वें घर से, विदेश से सीधा सीधा। लेकिन ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज आ गई कि वो करेज कहाँ से आया, वो हिम्मत कहाँ से आई, वो दे दी आपको राहु ने। वहां पे राहु भी लिखा है, RA करके लिखा है कुंडली के 5वें स्थान में शनि के साथ में। वो जो करेज आया वो राहु ने आपको दिया है, जिस वजह से आपके अंदर इतनी क्षमता आई कि आप अपने पार्टनर को विदेश से लेके आए और उससे विवाह रचाएं। ठीक है जी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु की पंचम दृष्टि, हर ग्रह की ना अपनी कुछ दृष्टियां होती हैं, वो जहां बैठते हैं वहां से कुछ अलग अलग कुंडली के स्थानों को देखते हैं। तो राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। ठीक है जी। राहु 5वें घर में बैठा है और 9वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि राहु इन दी 9th हाउस, या वहां पे अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म या जाति से कहीं दूर जाकर के विवाह रचाने की कोशिश करता है, और वो करेज आपको राहु देता है। जो सेम चीज दिवाकर जी के साथ में हुई हो। हम दूर कहाँ गए हैं, हम तो दूर से अपने में लिया। हाँ, गए तो आप भी थे ना दूर लेने के लिए, अकेला तो कोई चल के नहीं आया ना। कर्म आपने कर्म करे ना, कर्म करे हमने। हाँ, कर्म करे ना, वो कर्म तो प्रधान है। हाँ, कर्म प्रधान है, लेकिन वो कर्म करने की क्षमता आपको राहु ने दी है कि भैया जाओ अपना पार्टनर वहां से लेके आओ। ओह यस, ऑल थैंक्स टू राहु जी। नेक्स्ट चलते हैं हम अब आगे। जैसे आपने शादी की बात हो गई है, हमारी यहाँ पे चार्ट की बात हो गई है। अभी हम देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं कि शादी का योग एक्चुअल कब बन रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले, काफी समय पहले देखा था आपका चार्ट। अच्छा, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। 2022 से इनके शादी के योग तो बन गए थे। शनि की अंतरदशा, वीनस की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जैसा मैंने कहा, शनि इन दी 7th हाउस है, तो क्या होगा कि यदि ये अभी विवाह रचा लेते हैं तो 7th हाउस बड़े स्तर पे एक्टिव हो जाएगा, और शनि जो है ना 7वें घर में उतना अच्छा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ नौकरी या बिजनेस के लिए दे सकते हैं, है ना। आपका बेसिकली जो कर्म आप कर दें उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन क्या है कि शादी के लिए शनि जो है 7th हाउस में उतना अच्छा रिजल्ट देंगे नहीं, तो इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और इनको 2025 के मई महीने तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। 16 मई 2025 तक आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद भी आपकी शादी के योग है, चिंता वाली बात नहीं है। और ये पूरा 3 साल के लिए योग बनी। सत्यम जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे उसमें ऐसा होता है, हमने जो मान लिया वो हम मान लिया, मैंने दिल से मान लिया, पत्नी है तो पत्नी है। हाँ, बट जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे सनातनी सभी देख रहे हैं, उनकी ये डिमांड है, और खास तौर से कहते हैं अरे दिवाकर भाई सिंदूर क्यों नहीं लगा रही है फायजा, और ये तो मैं कहीं ना कहीं, मुझे अपनी जो मेरी फैमिली है जो मुझसे डिमांड करती है, इनकी जरूरत भी फुलफिल करनी है, ताकि इनको भी अच्छा लगे कि भाई ये जो चाहते हैं वो हमने कर दिया। इसीलिए मैंने इनको बुलाया है ताकि ये आपको एक्सप्लेन कर पाए पूर्ण रूप से। मोटा माटी देखो, अभी क्या है ना, शनि का थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि अगर शनि आपके 7th हाउस में ना और आप शादी कर रहे हैं, तो आफ्टर मैरिज भी थोड़ा सा रहता है कि भाई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार होना, जो कि हर घर के अंदर छोटा मोटा चलता है। लेकिन क्या है कि अभी दशा भी एक्टिव है, दशा के चलते अगर आप विवाह रचाओगे ना जी,
तो ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो दशा चले जाने दो और ये खत्म होने वाली है मुझे अंतर्दशा शनि की। कोई दिक्कत, वी डोंट हैव एनी। हाँ, कुछ महीनों की दशा सारी बची, मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना चल रहा है और कितने महीने बचे हैं हमारे पास? 4.5 महीने शेष है। ओहो। 5 महीने, 5.5 महीने बस। So Faiza, he's saying that according to our culture, according to Sanatan, we can only marry in the fifth month of 2025. Oh. So I said him that we are not in hurry. We're not. Actually, we had a wedding celebration in Iran. Even we had a here. Yeah. We've announced as husband and wife. Officially, but yeah, for ceremony we will wait. Yeah. We are not now. तो ठीक है, अब बताइए सत्यम जी आगे का क्या है? अब मैं और फाइजा फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं? और मेरा एक सवाल है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि दिवाकर भाई आप बिग बॉस में क्यों नहीं जाते हो, बिग बॉस OTT क्यों नहीं करते हो? तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हमारी फैमिली को देखने के लिए मिले, मुझे देखने के लिए मिले? ये ऐसी अपॉर्चुनिटी के जो योग हैं, जो प्लैनेट्स हैं, बना रहे हैं? बना भी रहे हैं, हाँ कह सकते हो आप कि इस तरीके के योग हैं, ये बनेंगे आपके 2025 के मिड में ही बन रहे हैं। हाँ, जब बुध की दशा आएगी ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसी शनि की दशा जाएगी ना, जी जी जी, उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती रहेगी। चाहे आप टीवी सीरियल ले लो या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, जैसा आपने बिग बॉस बताया, या अपना स्वयं का बिजनेस ले लीजिए, बिजनेस आपको बड़े स्केल पे आप उठा सकते हो, वो सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है, एक अपॉर्चुनिटी है, जाहिर सी बात है बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो सोच समझ के उसको चूज करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और मैं सीधे आप फाइजा को लेके, आप फाइजा के चार्ट को लेके आपसे पूछूंगा। इवन फाइजा भी कुछ पूछना चाहती है। फाइजा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग न्यू फॉर यू। इवन इन ईरान देयर इज नो डिस्कशन अबाउट एस्ट्रोलॉजी, सो you can ask him anything that you want. First of all, I want to say this thing that even in ancient Iran, we have the biggest astrologers. So we have So even in our poems, somehow they refer to the effects of the sky and the planets also. So in ancient Iran, it was so bold. Oh. Yeah, and after the time that the science come and like Iran now, it is more than like it is scientific. They don't care about such things that much, but still we have some people that really care about astrology. And I myself, I am like this, that even I believe in astrology, because absolutely everything can affect us. Yeah, right. But also I believe in the power of handling. That yes, of course it affects me in this way, but of course there is a solution. If there is something bad, of course there is a solution for it. Of course I can handle it. Of course I am a human, and of course I have the power of handling. So the question that I have from our brother is that I want to know, like I am very much interested in knowing if there is a kind of skin problems in my astrology or not, because I have it very much. Ever since the childhood, I had this thing. तो भाई यहाँ पर मैं सभी लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कुछ चीज़ें फाइजा ने कहा है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। अभी जो उन्होंने फाइजा ने जो पूछा है सत्यम जी से, वो ये पूछा है कि बचपन से ही वो कुछ स्किन इश्यूज को फेस करती आ रही है, तो वो ऐसा क्यों करती आ रही है और ये क्या रीज़न है? क्या ये सत्यम जी बता सकते हैं क्या? सत्यम जी बताइए, क्या इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो स्किन इश्यूज को ज़्यादा फेस कर रही है बचपन से ही? देखो, इसमें भी स्किन से रिलेटेड ये होता है कि सबसे पहले ना जो मर्क्यूरी प्लैनेट है वो आपके स्किन के कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति का स्किन खराब हो रहा है तो उसका मर्क्यूरी खराब है। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि वो 2-3 तरीके की रेमेडी बता देता हूँ। एक तो गाय को हरा चारा खिलाए, ठीक है जी। दूसरा, नीम के पत्तों का जो जूस होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करे, क्योंकि बुध ग्रह हरे कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है आपके साथ में ना, दिवाकर जी के साथ में जी, कि एक तो हवा पानी हो गया चेंज। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, ईरान का जो वातावरण बहुत क्लियर है, इंडिया का उतना क्लियर नहीं है। इसका एक रीजन ये भी है कि आपको पिंपल होना और खान पान अचानक से चेंज होना, एक ये सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपका काफी रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि जिसमें आप जो है इजीली अपने पिंपल वगैरह स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब सही हो जाए।
चार्ट में अगर आप देखेंगे ना, एक बुध और मंगल ग्रह की कभी भी आपस में मित्रता रही नहीं है, इन दोनों को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि बुध एक शांत बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है, उसकी जो स्किन है वो बहुत कोमल है, बहुत बिल्कुल हल्की सी भी, मतलब एक बहुत सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव। लेकिन यहाँ पे मंगल ग्रह आ गए अब उसके साथ में। अब मार्स एंड बुध का कोई कॉम्बिनेशन अच्छा माना नहीं जाता दिवाकर जी। अब ऐसे में क्या होगा, मंगल के अंदर हीट ज्यादा है। अब एक बिल्कुल तपता हुआ ग्रह जब भी हमारी स्किन के पास आएगा कोई भी गर्म चीज, तो वो जलेगा। हाँ, बिल्कुल बर्न होगा वो, है ना। तो वैसे ही मार्स का और मर्क्यूरी का जब कॉम्बिनेशन साथ आया तो व्यक्ति को एलर्जी होना, खुजली होना स्किन में कहीं ना कहीं, या रैशेज होना या पिंपल निकाल आना, ये एक आम बात है। अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें, मंगल के दान कर दोगे, डोनेशन मंगल के करोगे, तो मंगल की जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा। और अगर बुध के दान करोगे तो वो ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बोलूंगा कि ना, अगर आपको करना ही है इनके लिए, तो आप मार्स को थोड़ा सा शांत कर दो। उसकी जो तपन है, जो बुध को थोड़ा सा जकड़ रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इनके दाने थोड़ा सा कम हो जाएंगे, एंड जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो चलते रहना चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए, मतलब दान किस प्रकार का दान? दान बेसिकली आप मंगल का दान कर सकते हो। मतलब मंगल का कैसा दान? मैं समझा, मुझे थोड़ा और हमारे फैमिली को बताइए किस तरीके का मंगल का दान किया जा सकता है। तो जैसे गुड़ होता है, वो आप लाल गाय को खिला सकते हो। अच्छा, लाल गाय को? हाँ, मतलब ब्राउन कलर की जो होती है, रेडिश अच्छा 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 अच्छा, है ना, उस तरीके का कलर होना चाहिए, उसका ब्राउनिश टाइप होनी चाहिए वो गाय, और उसको आप गुड़ खिला सकते हो, भुने हुए चने खिला सकते हो। इससे आपका मंगल धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और ये हर मंगल को करना है, हर मंगल को करना है। हर मंगल को करना है। तो क्या आप मंगल के व्रत भी रख सकते हैं इसी संदर्भ में? देखो, व्रत रख सकते हो, लेकिन मैं व्रत की तरफ जाता नहीं। या हनुमान जी की पूजा? देखो, वही बात आ गई कि आप किसी प्लैनेट को एनर्जी मत दो अगर वो प्लैनेट खराब होके बैठा है। एक तो ये मांगलिक है। हाँ, मांगलिक है, ये भी मांगलिक है, हम भी मांगलिक। हाँ, दोनों मांगलिक हो तो ठीक है, चल गया। और दोनों का मंगल मेरे ख्याल से 8वें घर में। मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन ये भाई ने बताया था कि बहुत चीजें सिमिलर हैं। हाँ, मांगलिक हैं ये दोनों। और क्या होगा कि 8वें घर का मंगल व्यक्ति को मांगलिक तो बना रहा है, लेकिन 8वें घर का जो बुध मंगल के साथ युति करके बैठा है फैजा जी की हॉरोस्कोप में, वो इनकी स्किन को खराब करने का काम कर रहा है। अच्छा। कई बार ये स्पीच को भी खराब कर देता है। कई बार आपकी भाषा गर्मा गर्मी वाली भी हो सकती है, क्योंकि बुध हमारी स्पीच को भी कंट्रोल करता है। सही नहीं, अभी तक तो मुझे लगा नहीं। हाँ, अभी शादी हुई नहीं ना, इसलिए। नहीं, शादी तो खैर हो गई है, बट हाँ, इतने समय से साथ हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो, नो, ही इज सेइंग अबाउट दैट बिकॉज ऑफ प्लैनेट मार्स योर, या ये भी हो सकता है स्पीच के अलावा कि आपको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, कभी कभी गला खराब होना, इस तरीके की चीजें होना, है ना, ये चीजें हो सकती है। या आप, क्योंकि मर्क्यूरी हमारा इंटेलिजेंस भी है, तो कई बार आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हो जो बहुत हड़बड़ी में लिए जाए, क्योंकि मंगल क्या है, एक्टिव प्लैनेट है। तो आप जो भी फैसले लोगे बहुत जल्दी लेना शुरू कर दोगे, तो वो भी तो गलत है। कोई भी फैसला लो तो सोच समझ के लो, बहुत फास्टली उस पे नहीं जाना है। So he's saying that because of the Mars, you had a skin problem, so we have to do some remedy, like giving food to a cow, and it is kind of make the planet balance. And on another side, Mars. On another side, even I said we both are Manglik. Manglik, you are Manglik, I am Manglik. So on other side, it's also refer to that your speech can be aggressive. So that is the thing he said. चलिए, बहुत इस बारे में जान के भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है कि कम से कम हम अब दूसरे तरीके से भी फाइजा की स्किन को लेके हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ये तो उसका क्वेश्चन था, अब मैं फाइजा से कुछ पूछूंगा कि अगला क्वेश्चन क्या करेगी। What is your next question to him? According to the astrology, what is the state of my intelligence? IQ. बुद्धिमता। बुद्धिमता कितनी है? IQ. बुद्धिमता कितनी है? फायदा ने एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो फैजा जी का ना कहते हैं कि कुंडली के 8वें घर में अगर बुध है ना, तो ऐसा इंसान ज्योतिष विद्या, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, इस तरीके की चीजों में ज्यादा रुझान रखता है। अगर आप देखें तो ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक लोग ज्योतिष जैसी चीजों में वास्तव में विश्वास इतना करते नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आपका विश्वास होना ज्योतिष विद्या में या इस तरीके की चीजों में रुझान होना,
वो एक इसलिए नॉर्मल सी बात लगती है किसी को भी कि भाई इनका मर्क्यूरी 8th हाउस में। मर्क्यूरी क्या है ना, हमारा दिमाग है। अब दिमाग आपका एक रहस्यमयी चीजों में जाके बैठा है। 8वां घर कुंडली का रहस्यों का होता है ना। अब बुद्धि आपकी कैसी हो जाएगी, रहस्य की चीजों के पीछे आपको रिसर्च करना अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें ये भी आ सकता है गॉसिप करना। हाँ, गॉसिप आप कह सकते कि भाई इसने क्या कहा मुझे जानना है, उसने क्या कहा मुझे जानना है। वो थोड़ा सा, हाँ, स्पीच का कारक है मर्क्यूरी, और 8वें घर से अगर वो देखा जाए तो दूसरे घर पे वो दृष्टि भी डालता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना बोलने की कला बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति उसकी बातों को सुनना चाहेगा। Translate. So he's saying that according to which planet? Mercury. According to Mercury, that is in the 8th house in your Kundalini chart. So because of that, you had an kind of interest in related to magic, mysterious thing, something like that. Research I'm and get to know, curious like person, yeah, kind of that. क्यूरियोसिटी होगी। Curiosity. Yeah, that's right. अपनी मम्मी से भी बहुत कनेक्टेड है, इमोशन, और पापा से, हाँ। पापा से बहुत कनेक्टेड है इमोशनली। You are very much Yes, connected towards right. your father. Very much. Next question. Very much right. So, my next question is that what are the bullish personality features they have, whether they are negative or positive according to the astrology? Like the bullish one, the most important ones that can it is like, so for example, if a person is aggressive, so it is some kind of important feature of her personality, and I want to know about those bullish ones. तो उसकी वो जानना चाहती है कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, मतलब सबसे यूनिक चीज क्या है कि उसकी ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, 7वां घर विवाह के स्थान पे 4 प्लैनेट एक साथ हैं। जुपिटर, सूर्य, इनके 7वें घर पे 4 प्लैनेट हैं, और वो कौन कौन से हैं? बृहस्पति, सूर्य, शनि और शुक्र। इन चारों प्लैनेट की जो दृष्टि है वो कुंडली के पहले घर पे पड़ रही है। पहला घर हम स्वयं होते हैं। अब ऐसे में क्या हो गया है, सूर्य एक किंग है, एक राजा है। अब सूर्य देव आपके पहले घर में तो बैठ जाए या आपको देख ले, तो ऐसा व्यक्ति राजसी स्वभाव का होता है, लाइक अ किंग। और एक ऐसा राजा जिस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है भाई, जुपिटर की, तो क्या होगा कि एक ऐसा राजा जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है हर चीज की, है ना, और वो दानी स्वभाव का है, क्योंकि गुरु क्या है, डाउन टू अर्थ प्लैनेट है, ग्राउंडेड है ना, व्यक्ति को बिल्कुल जमीन से जुड़ के काम कराना जानते हैं। तो अब ऐसे में इनका स्वभाव क्या हो गया, जब एकदम जमीन से जुड़ के रहना, ग्राउंडेड रहना, डाउन टू अर्थ रहना, और अच्छा खासा नेम और फेम दोनों इनके पास है, क्योंकि वीनस की भी दृष्टि 1st हाउस पर पड़ रही है। परंतु एक छोटी सी परेशानी यह है कि जहां सूर्य की दृष्टि 1st हाउस में पड़ रही है, वहीं शनि की भी दृष्टि 1st हाउस पर पड़ रही है, क्योंकि दोनों प्लैनेट साथ में बैठे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, कि 2 तरीके की पर्सनैलिटी है। एक तो बहुत सीरियस, और दूसरी ही तरफ बहुत ज्यादा राजसी स्वभाव। ग्राउंडेड भी है और राजसी स्वभाव भी है। ग्राउंडेड भी रहना है और थोड़ा सा राजा वाला फील भी लेना, तो दोनों तरीके की पर्सनैलिटी। I somehow understand this thing that sometimes maybe I become very much humble or downstairs. Sometimes humble. Sometimes humble, and sometimes you become very much maybe dominant. He means like a king. Not dominant, like a yeah. It represent you a personality like a king, you know. That whatever I want on call. Put it here, and on another side, you are very much humble. Somehow, I understand it in this way, like it's somehow because look, I'm like this, that when I think that something is right, I have to first get sure that okay, that thing is right. It is my right. It is my right to have that, and. Sometimes even my parents say to me that when you want to do something, you definitely do that. At any cost you will do it. Yeah, just so like that is right. Just like you that do is something. Right, exactly. तो भाई ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि जो वो ठान लेती है वो करके मानती है। You had another question related to? Just about my appearance. Like, is there anything according to appearances in the astrology, in the Kundalini chart of mine? ओवरऑल फैजा जी का क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल कैसा रहने वाला है सब कुछ। तो देखो यार, ओवरऑल तो मैं कभी बताने से बचता ही हूँ कि आपकी पूरी लाइफ कैसी जाने वाली है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। डॉक्टर या मेडिकल साइंस ही कहती है कि आपको अपनी बॉडी का जो चेकअप है ना, हर 6 महीने में कराते रहना चाहिए, राइट।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार चेकअप कराया और फिर आप लाइफ टाइम के लिए जो है डॉक्टर से कह दो कि हाँ हाँ एक बार चेकअप हो गया अब सब बढ़िया है। वैसे ही प्लैनेटरी पोजीशंस, गोचर, आपने ट्रांजिट चार्ट आपने सुना होगा है ना, गोचर कि भाई आज ये फलाना ग्रह जो है इस फलाना राशि में गोचर कर रहा है, इतने महीने के लिए इतने साल के लिए इसी राशि में रहेंगे, अलग अलग वो गोचर करते रहते हैं। जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि ओवरऑल एक बार चार्ट देख के बोल दे कि हाँ सब अच्छा है, वो एक्चुअल में आपसे बेवकूफ, आपका बेवकूफ बना रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? जब प्लैनेट घूमेगा किसी नीच राशि में आएगा, जैसे शनि जो है मेष राशि में नीच के हो जाता है, ठीक है। अब अगर 2.5 साल या 3 साल बाद वो नीच राशि में आएंगे, मेष राशि में 2027 में, अभी वो मीन राशि में आने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 में, और 2027 में जाके वो मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तब क्या होगा? तब जिसकी भी मेष राशि होगी उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और नहीं भी होगी तो भी शनि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे, क्योंकि नीच के शनि है वो, है ना। अब वो 2.5 साल तक वहां बैठेंगे, आपको 2.5 साल तक आपके काम भी अटकाएंगे, परेशानी भी होगी, तरह तरह की चीजें अटकेंगी, उस तरीके की चीजें होंगी आपके साथ। तो कभी भी ना ओवरऑल ये मत पूछो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कि हमारा पूरी जिंदगी का बता दो, जिंदगी का मत पूछो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कभी पूछना भी है ना, वो 6 महीने 7 महीने हार्डली, इतना आपको सफिशिएंट होता है। दैट्स इट। चलिए, ये तो जवाब हो गया फाइजा के, सारे पूरे जवाब हो चुके हैं यहाँ पर। जी, एड ऑन मैं ये करना चाह रहा था, हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा, कि कभी भी ना बेसिक है ना, कभी भी राहु के चलते आप इल्यूजन में मत पड़ जाना, क्योंकि राहु इस समय ना दिवाकर जी पूरे कलयुग का राजा बना बैठा है। अच्छा। सोशल मीडिया, जितना भी तरीके अलग अलग प्रकार का आतंकवादी आप कह सकते हो संगठन जो बनते हैं, या फिर जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं और बहुत फास्टली बढ़ रहे हैं, जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं, वो सब राहु की देन है। अच्छा। हाँ, मंगल तो चलो आपको बलि तो दे रहा है। मंगल से देखो, मंगल तो एक ऐसी ऊर्जा है जिसका यूज करके एक व्यक्ति अच्छा काम भी कर सकता है और गलत काम भी। जी। मान लो कि एक सोल्जर है, आर्मी सोल्जर है, हाँ हाँ, आप उसके हाथ में बंदूक थमा के उसे आदेश ये भी दे सकते हो कि भाई सिविलियंस को उड़ा दे, और आप उससे आतंकवादी को भी उड़ाने को कह सकते हो, है ना। हालांकि वो सिविलियंस को तो ऑब्वियस ही बात है, कोई सोल्जर नहीं मारता है, अपने देश के लोगों तो कोई हमला नहीं करता, लेकिन आप उसकी ऊर्जा का दुरुपयोग भी कर सकते हो, मिसयूज भी कर सकते हो, और अच्छे काम के लिए यूज भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राहु क्या है ना, राहु को कोई आदेश नहीं देता है। राहु के पास बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, और वो अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आज के कलयुग में हर इंसान यही काम कर रहा है, अपना काम निकलता है और आप भूल जाते हो सामने वाले को, धोखाधड़ी करके चले जाते हो। यही बिजनेस में भी हो रहा है, यही मैरिज लाइफ में भी हो रहा है, और लव लाइफ में भी यही चल रहा है। जितने डिवोर्स होते हैं ना, उनमें से 80 से 90% केसेस में राहु आपका इन्वॉल्व है ही। अच्छा। आप देख सकते हो कि आज की डेट में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई के मुद्दे होंगे पास्ट की चीजें। हाँ हाँ। पास्ट के जो है गड़े मुर्दे उखाड़ के उन चीजों पे लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं लोग, और फिर कहते हैं कि आपने उस समय ये बात कही थी। हाँ हाँ। वो बात शायद मैं भी 10 साल हो गए, 5 साल पहले कही हो, और उस बात को जो है निकाल करके सामने ला करके छोटी छोटी बात का पतंगड़ बनाया जाता है, फिर बात तलाक तक पहुंचती है। और कभी भी देख लेना कि जो आज की डेट में डिवोर्स लोग ले रहे हैं ना, खासकर फीमेल्स जो बेसिकली सोचती हैं कि अब मैं डिवोर्स लूंगी, और इस तरीके की चीजें होती हैं, एलिमनी पैसा निकलवाने, है ना, इस तरीके का बिजनेस बना के माइंडसेट चलते हैं। ये सब राहु के काम है, ये सब राहु के काम है। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करेगा, वो पहली बात तो आपको तलाक देगा ही नहीं, और अगर कभी तलाक देगा भी तो आपकी जेब ढीली नहीं करेगा कि मुझे इतने करोड़ चाहिए। इसका सबसे बड़ा अभी एग्जांपल आप देख सकते हो कि अतुल सुभाष जी, है ना, उनके साथ क्या हुआ पूरी कंट्री को पता है कि सब कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट था, कि उनकी वाइफ को फोर्स किया गया, उनके माइंड को इस तरीके का राहु की दशा में, जो भी कह सकते हो, उनका माइंडसेट बना कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। सामने वाले के पास नहीं थे, तो सामने वाले की जो स्थितियां बनी अतुल सुभाष जी के साथ में हुआ, तो अब क्या हुआ कि उनका कर्मा बैक आ गया, कर्मा रिटर्न हो गया ना अभी, कि उन्हें जेल जाना पड़ा, बहुत सारी चीजें चली। कभी भी आप कोई भी फैसला बहुत जल्दबाजी में ना लें। कई बार राहु की दशा चलती है, आपके ब्रेकअप हो जाते हैं, आपका डिवोर्स हो जाता है, राहु करा देता है और चला जाता है। फिर आपको जब आप बृहस्पति की दशा में आते हो या शनि की दशा में आते हो, आपको तब जाके रिग्रेट होता है, यार मैंने क्या कर दिया। अच्छा। नहीं तो जैसे आदमी को पता कैसे चलेगा कि यार अब तो राहु सवार हो गया मेरे सर पे। मान लीजिए मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में,
फायजा बिलीव नहीं करती। जो व्यक्ति गलत कर रहा है, जिसकी राहु की दशा चल रही है, वो भी बिलीव नहीं करेगा। वो मैं बता तो रहा हूँ, वो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करेगा। तो वो क्यों जाएगा, जबकि वो खुद ही उसकी सोच इतनी नीच स्तर की हो चुकी है। जी। तो वो क्यों कहेगा कि भैया भगवान मतलब, क्योंकि कुंडली एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा क्यों, जबकि वो ऑलरेडी राक्षस बन चुका है। अब इस पे आता है। अभी मेरा एक क्लाइंट है अमृतसर से, पिछले ऑलमोस्ट राहु की दशा उसकी 18 साल कंप्लीट होने वाले, 2025 में या 26 के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगी राहु की महादशा। वो व्यक्ति बताता है सबसे पहला उसने पूरी बॉडी पे टैटू बनवा लिया। अच्छा। ये आपको राहु इस तरीके की चीजें देता है, लाइक टैटू बनवाना, अतरंगे काम करना, इस तरीके की चीजें। नशे की वो लत में लग गया। अब बीच में बृहस्पति की कभी दशा ही होगी 1-1.5 महीने की, वो व्यक्ति गोल्डन टेम्पल जाता है और मुझे फोन पे बताता है कि सत्यम भाई ऐसी सी बात है कि मैं वहां बैठ के रो रहा हूँ। मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। ये तब होता है जब आप दुनिया जहान के उल्टे सीधे कर्म करते हो ना राहु की दशा में, और जब बृहस्पति आते हैं तो आपको अपनी गलती का रियलाइज होता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हैं? राहु सिर्फ और सिर्फ 80 से 90% केसेस में राहु आपसे आड़ी टेढ़ी चीजें कराने के लिए आता है। ये बात सही है कि आपको वो करोड़पति भी बना सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि व्यक्ति को इतना ज्यादा ओवर थिंकर भी बना देता है कि वो बस ख्वाबी पुलाव पकाता रह जाता है कि यार अब मैं इतने करोड़ कमा लूंगा, अब मैं उतने करोड़ कमा लूंगा। एक केस आया, वो भी अमृतसर से था। तो एक लेडी जिनकी एज मेरे ख्याल से 52 या 53 रही होगी, बेटा उनका 25 या 26 साल का है। चार्ट मैंने देखा, मैंने बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है, कहीं अफेयर है आपका? और वो लेडी कह रही है कि हाँ सत्यम जी, हाँ अफेयर भी है और हम कई बार फिजिकल भी हो चुके हैं। इस तरीके का उन्होंने बात बोली। तो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि यार आपका बच्चा 25-26 साल का बेटा है, आपका जवान बेटा, और आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो। नहीं, वो मेरे हस्बैंड टाइम नहीं देते, ये उन्होंने बात रखी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। तो मैंने पूछ लिया कि आपके हस्बैंड, वैसे तो चार्ट दिख रहा था कि हस्बैंड का बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, हाँ। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा खासा बिजनेस है और महीने का 3 से 4 लाख कमा रहे हैं, 3 से 4 लाख का बिजनेस। और काम क्या था, जो वो शादी में जो सजावट वगैरह जो उनका काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके का उनका काम उन्होंने बताया। अच्छी खासी कमाई उनकी थी। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। इतना कमाने के बाद भी लेडी को एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक्सटर्नल अफेयर रखना पड़ रहा है जो उम्र में भी बहुत कम है और उतना पैसे वाला भी नहीं है। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले आप लेवल देख के शादी कर रहे हो और जब चक्कर चलाने की बात आ रही है, गलत राह पे चलने की बात आ रही है, तो आपको लेवल नहीं दिखाई दे रहा। लगा ना पॉइंट? हाँ, बिल्कुल। फिर आप लेवल नहीं देख रहे। हाँ। ये चीज मुझे थोड़ा सा गलत लगती है कि भाई अगर आपको लेवल ही देखना है ना, तो फिर आप लेवल हर चीज में देखो। ठीक है, राहु पैसा कमाने तक ठीक है, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो राहु की एनर्जी का, लाइक एक्सटर्नल अफेयर, मल्टीपल अफेयर और धोखाधड़ी करना, क्योंकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं, गड्ढा आप दूसरे के लिए खोद रहे हो ना, तो जब शनि की दशा आएगी ना, तो उस शनि की दशा में आपको आपके कर्मों की सजा मिलेगी। इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ उसी लेडी से जो मैंने आप बात कर रहे थे उनका एक्सटर्नल अफेयर का। मैंने उनको बस इतनी बात बोली, दिवाकर जी आज जो आप कर रहे हो ना, तो इसका खामियाजा आपको शनि की दशा में भुगतना पड़ेगा। जैसे ही शनि आएंगे, अंतरदशा स्टार्ट होगी 2 साल के लिए, उसमें आप हो सकता है पकड़े जाओ या इस तरीके की एक्टिविटी कहीं ना कहीं सामने आ सकती हो। उन्होंने बस इतना सुना, कॉल कट किया और मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। अच्छा। क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने उनको ऐसा क्यों बोल दिया कि उनका अफेयर जो है, जो भी कुछ है, गलत चीजें वो सामने आ जाएगी, तो उन्हें बुरा लग गया। आज की डेट में लोग गलत करना भी चाहते हैं, ठीक है, और खुद को अच्छा भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन गलत करने से रोक भी नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें मेरी बात 1% भी सही लगती तो वो मेरी बात से एग्री करती, दिवाकर जी ब्लॉक लिस्ट में ना डाल के जाते, क्योंकि आपका खुद का मन था कि आप गलत जाओ, आपकी खुद की इच्छा थी आप गलत कर्म करो। जैसा मैंने कहा, कर्म करना आपके हाथ में, अपॉर्चुनिटी तो अच्छा और बुरा करने की सभी को मिल रही है। आपकी इच्छा है कि आप उसे ग्रैब करोगे नहीं करोगे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें वो चीज करनी है, तो भाई ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। तो दोस्तों फिर से ही कहूंगा, देखिए राहु एक बहुत ताकतवर ग्रह है जो कि आपसे बुरी बुरी चीज़ें कराता है, लेकिन खुद पे संयम रखना एक बहुत बड़ा एक काम है। संयम हम बहुत तरीके से रख सकते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी, जब हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं,
तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आती है संयम। संयम हमारे जीवन में आता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कि भाई साधु संतों के पास जाओ, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, कुछ ना कुछ जीवन में सीखने के लिए मिलेगा और जीवन में चीज़ें ठीक होने भी शुरू हो जाएंगी। तो सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। And all the things that you said to us was were very much right, and thank you. तो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा कि सत्यम जी जो है हमारे साथ आए, हमारे विवाह के बारे में उन्होंने बताया, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें बताई, फाइजा के रिलेटेड सारे क्वेश्चन उन्होंने बताए। तो सत्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बातचीत करने के लिए आए हैं। तो बहुत लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया शादी कब होगी, शादी कब होगी, तो आप सबको जवाब मिल चुका है। दूसरा दोस्तों, फाइजा की वीडियोज़ पर जाइए और फाइजा के चैनल को बहुत प्यार दीजिए और फाइजा की वीडियोस देखिए। वो अपनी वीडियोस के लिए बहुत मेहनत कर रही है, मैं जानता हूँ। आप मुझसे और फाइजा से बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यार की हमें बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।